तो आज की इस वीडियो में हम हमारा जो नेक्स्ट जो यूनिट और सेशन रह गया था और सेशन का जो हमारे पास टॉपिक रह गए थे, आज हम उससे आगे कवर करेंगे। हमने फर्स्ट 2 कवर कर दिए थे और आज हम 3 से आगे कवर करेंगे, जिसमें कि हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आएगा, वो था हमारे पास व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। इससे पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ा है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। तो जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर नाम से आपको पता है कि ये प्रोटेक्शन किस चीज़ के लिए, जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो आज की डेट में हम जो है सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ नियम्स होने चाहिए, वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज़ अ प्रोटेक्शन of interconnected system including hardware, software and data for cyber attack। ठीक है, तो आज के डेट में साइबर अटैक से बचाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। इसमें कुछ की हमारे पास कंसेप्ट्स रहते हैं, जो कि मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, इसको आप देख लो, जिसको हम CIA ट्रेड करके बोलते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी से आपका क्या साइबर सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस इसमें रहती है और साइबर सिक्योरिटी हमारी इसी बेस पे रहती है। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? कॉन्फिडेंशियलिटी। अब आपका डाटा अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा तो आप ऑब्वियसली जान सकते हैं, मान सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर है कि नहीं। अगर आपके डेटा को सबने देख लिया या फिर पता लग गया तो आपके डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सिक्योर होना ज़रूरी है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से नोट कर लेना। थोड़ा सा बता देते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा रेफर्स टू इट बीइंग नो और एसेस बाय ओनली ऑथोराइज्ड यूज़र। जो आपने ऑथोराइज्ड यूज़र्स है, जिसको आप जानते हैं, जिनको आपने बताया है, वही उसको एसेस करें, देख सके। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रिटी, डाटा का इंटीग्रिटी मतलब आपका जो डेटा है वो प्योर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कंप्लीट एक्यूरेट होना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। इसमें क्या आएगा? इट इंश्योरिंग दैट द इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, कंप्लीट, रिलायबल। ठीक है, जैसे कि आपने ओरिजिनल फॉर्म जो है आप जिस तरीके से आपने सेव करके रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अवेलेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? Availability ensure that once the user capture the data in a computer system, it must make the data available to the user when they request it। जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो उनके पास क्या है? डाटा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डाटा हमने देखा और आपको पता चले कि आपका डाटा वहाँ पे जो है हैक हो चुका है, वहाँ पे नहीं रहा है, तो आपके जो सिक्योरिटी है नहीं रहेगी। तो हमारा ये जो कंसेप्ट था ये इसमें इतना ही था। और नेक्स्ट हम फोर्थ पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और किस में ये आती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ब्लॉकचेन में क्या है? हमारे सिक्योरिटी पर्पस इसमें बहुत अच्छी रहती है, और इसमें है क्या, इसमें किसी भी तरह के जो डाटा का लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह से आज की डेट में जो ऑनलाइन करेंसीज है वो इसके लिए बहुत सूटेबल एग्जांपल है, जैसे बिटकॉइन हमारे पास हो गई। ठीक है, तो ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन ए वे दैट मेक इट डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज। उसको चेंज करना, हैक हैक करना भी, और चीट द सिस्टम को चीट करना इसमें टफ हो जाता है। ए ब्लॉकचेन इज ए एसेंशियली ए डिजिटल लेजर एंड ट्रांजैक्शन दैट ए डुप्लीकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द इंटायर नेटवर्क। ये पूरे नेटवर्क के ऊपर फैला होता है, जिसमें कि हर एक यूज़र इससे जुड़ा होता है। अगर कभी इसमें हैक होने के चांसेस बनते हैं तो किसी न किसी यूज़र को इसमें पता लग जाता है। तो ब्लॉक चेन के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में जानना आपको ज़रूरी है। वाई ब्लॉक चेन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इसको आप इसी तरह से पूरे अपने जो नोट्स में तैयार करना है। ब्लॉक चेन इज़ ए स्पेशली अ promising and revolutionary टेक्नोलॉजी बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस सिक्योरिटी को, यो क्या है? आपकी सिक्योरिटी को इन्हांस करता है, रिस्क जो है इसमें, और स्टैम्प आउट फ्रॉड एंड ब्रिंग
ट्रांसपेरेंसी इन अ स्केलेबल वे। तो ये ट्रांसपेरेंसी रखता है जिसमें कि फ्रॉड होने के चांसेस कम रहते हैं। ये ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा फ़ायदा है। ठीक है, अब ये इस तरह से आपके पास यहाँ पे इमेज स्लाइड्स है जिसमें आप देख सकते हो कि ब्लॉकचेन में अलग अलग ब्लॉक बने हैं और पर ब्लॉक जो है सभी यूज़र के साथ जुड़े हुए हैं जो कि आपके सबसे कनेक्टेड है। तो इसी से यहाँ से पता लग जाता है कि इसमें जो है चीट होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो एक बार ब्लॉक के बारे में हम जान लेते हैं। ब्लॉक चेन जो है ब्लॉक की ही चेंज होती है। तो ब्लॉक क्या होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हर एक ब्लॉक में क्या होगा आपके पास अ मल्टीपल ब्लॉक ऑफ ईच। देयर आर क्या है 3 बेसिक एलिमेंट्स होगी इसमें। 3 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन इज डाटा। तो पहला हमारे पास कौन सा रहेगा? डेटा रहेगा, जिसमें कि हमारे पास जो हमारा जो कीमती डेटा होता है वो वहाँ पे रहेगा। और नेक्स्ट नंबर पे हम क्या है? NONCE, हम नॉन्सी करके इसको भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या इसका हम क्या हो, इसकी जो एब्रीवेशन होती है वो नंबर यूज्ड ओनली वंस। ठीक है, तो NONCE, नंबर यूज्ड ओनली वंस। तो एक बार ही नंबर यूज होगा और बार बार नंबर यूज नहीं होगा, तो इससे भी क्या है आपका जो है चीट होने के चांसेस कम रहते हैं। तो देखो ये द नॉन सी ब्लॉकचेन इज अ होल नंबर दैट रेंडमली जनरेटेड व्हेन अ ब्लॉक इज क्रिएटेड। जब आपके ब्लॉक क्रिएट हो रहा है तो रेंडमली जनरेट होते रहते हैं। तो इसमें क्या है आपके पास सेम नंबर या डुप्लीकेट होने के चांसेस कम रहते हैं। और थर्ड जो है हम यहाँ पे देखते हैं, थर्ड क्या है हमारे पास? हैश। तो क्या होगा हर ब्लॉकचेन में क्या है? हैश के साथ डिकोड होगा। तो हैश in a blockchain is a number permanently attached to the नॉन से, जो आपका नंबर यूज ओनली वन से उसके साथ परमानेंट अटैच होगा। ठीक है, फॉर बिटकॉइन हैशेस दीज वैल्यू मस्ट स्टार्ट विद अ ह्यूज नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, दैट इज बी एक्सट्रीमली स्मॉल, जो कि काफ़ी स्मॉल रहेगी। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपके पास, ये तीनों आपके ब्लॉक में रहेंगे। और ये आपको पता चल गया है कि हमारे जितना भी ब्लॉक चेन की जो एक हमारे पास चेन है उसमें सभी यूजर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जिसमें कि हमारा डाटा के लॉस होने या उसके फ्रॉड होने के चांसेस कम रहते हैं और उसको हैक करना भी टफ हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हमारे पास कौन सा है? एक्सप्लेन डेटा एनालिसिस। तो डेटा को एनालाइज करना किसी भी बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे देखो मैंने लाइन यहाँ पे अंडरलाइन की है जिसमें कि बताया जाता है कि डेटा एनालिसिस इज यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका डेटा को एनालाइज करना। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने डेटा को एनालाइज करते हैं तब भी आप उस डेटा के बिहाव पे उसके ऊपर ही फर्दर आप फ्यूचर के लिए या फिर उसके सही जो है डिसीजन आप ले सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस या फिर आपकी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं और आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने डेटा को एनालाइज करते हैं तो यही इस पे यहाँ पे बताया गया है। इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना और उसके नोट्स आप लिख लेना। तो डेटा एनालिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड modeling of data to discover a useful information for business डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस में अच्छे डिसीजन को लेने के लिए हमारे पास एनालाइज होना बहुत ज़रूरी है। मैं पूरा यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बाकी यही सब इसमें बताया गया है। आप आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया है। तो डेटा का एनालाइज होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो हमारे पास टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा को किस तरह से आप एनालाइज करेंगे, किस तरह से ये चीज़ होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि एनालाइज कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप रहेगा वो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एनालाइज। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा जो फर्स्टली आप यूज़ करते हैं। और जब भी आप एनालाइज करना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है और ये क्यों हुआ है, तो इस तरह से ही एनालाइज होना क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। तो इट डील विद द पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस जो हो रही है किसी भी प्रोडक्ट या आप जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर वो बेसिस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास
डायग्नोस्टिक। तो आप उसको क्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले उसको समझे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। उसके बाद थर्ड आपके पास प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब आप प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर की ओर कि आप जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या है, फ्यूचर एनालिसिस लाइक वेदर, कि वेदर फॉरकास्ट फ्यूचर में कैसे रहेगा या प्रेजेंट में हमारे पास किस तरह का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आगे फ्यूचर में किस तरह से हो सकता है। उसके बाद नंबर 4 में हमारे पास क्या आएगा, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो प्रिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा, टू टेक द राइट और बेटर डिसीजन फॉर प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, जो भी हमने एनालाइज किया अभी तक उसमें हम क्या उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सही डिसीजन यहाँ पे लेंगे, ताकि हमारा जो भी काम है वो सॉल्व हो जाए और सही ढंग से काम हो पाए। तो अब हमारे पास जो है, हमारे पास जितने भी कंसेप्ट थे ये हमने सारे समझे, और लास्ट हमारे पास अब आ चुका है जो कि हमारे पास है सोशल इंजीनियरिंग, जिसको हम बोलेंगे, उसको हम हैकर्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास आमतौर पर आज के डेट में सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। और इस तरह के फ्रॉड हमारे पास आए दिन होते रहते हैं। अगर आपको सही ढंग से पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, ये एक तरह के फ्रॉड भी हम कह सकते हैं, हैकर्स भी होते हैं, जो कि आपके जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और आपको साथ चीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार आपके पास मैसेज भी आता है, उस मैसेज में आपको बताया जाता है कि आप कोई ना कोई लॉटरी जीत गए हैं या फिर आपको इनाम के रूप में ये राशि मिल गई है, और उसके बदले में आपसे कुछ ना कुछ चीट किया जाता है, और आपके अकाउंट में जो भी है, अगर आपने उनकी हाँ में हाँ मिला दी, बातें सुन ली, तो आपके क्या है, बैंक से पैसे भी निकाल दिए जा सकते हैं। उसके बाद कई बार इस तरह से होता है कि कई बार आपके पास कस्टमर की कॉल आती है, जिसमें कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आपने अपने आईडी या फिर अभी आपने बैंक का जो अकाउंट है, नेम है, वो चेंज करने के लिए किया था, या फिर आधार कॉपी आपने चेंज की थी, तो उसके बारे में डिटेल के लिए कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। और अगर इस तरह के कॉल जो आपके पास आते हैं, अगर आपने हाँ में हाँ मिला दी, तो क्या हो जाता है कि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यही सोशल इंजीनियरिंग है, इसको आप एक बार ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। सोशल इंजीनियरिंग एज एन आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल विदाउट देयर कंसेंट। तो उनके कंसेंट के बिना ही उनसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेना ही सोशल इंजीनियरिंग है। देखो क्या है, टू प्ले विद अ माइंड ऑफ पीपल फॉर गेटिंग द कॉन्फिडेंशियल और द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर देयर ऑन बेनिफिट्स। तो अपने भले के लिए किसी और का बेवकूफ़ बनाना हम कह सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग है। और इस पूरे जो कंसेप्ट को आप एक बार ढंग से देख लेना, कि आपके पास यहाँ पे बताया होगा कि आपके पास कॉल आएगी और आपको ये कोई ना कोई लालच दिया जाएगा। तो यही हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है, फर्स्ट टाइम अगर आप सुन ले हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।